हेलो एंड वेलकम्स एम स्टूडेंट क्लासेस। और आज हम नरेशन के बाद सिंथेसिस लेकर आए हैं। और अभी मैं कोई भी बात नहीं कहूँगा आपसे, पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंथेसिस, संश्लेषण, इसे संयोजन भी कह सकते हैं। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को कंबाइन करना इनटू अ सिंपल सेंटेंस। किसमें कंबाइन करेंगे हम? इनटू अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसी विधि को इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना, और जो वाक्य बनेगा वो सिंपल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंटरमीडिएट या +1 +2 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंथेसिस होता क्या है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य, और जो नया वाक्य बनेगा वो किस तरह का बनेगा? वो या तो सिंपल बनेगा, या तो कंपाउंड बनेगा, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये नए तरह के वाक्य बनेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप देखेंगे यहाँ से काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पकड़ेंगे हम इस बात को। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ये आप देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होती है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होती है, और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये तो कभी सुना ही नहीं था कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहां से आ गया। काइंड्स ऑफ सेंटेंस सुना है, पार्ट ऑफ सेंटेंस सुना है, पर ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहां से आ गया? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है वाक्य के भाग। तो ये तो पढ़ा है कि भाई अभी 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, आपको पता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानते हैं कि वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ये भी पता है। लेकिन ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं बनावट के आधार पर वाक्य, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये तो पता है आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पता है कि 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। लेकिन यहां हम फोकस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये बनावट के आधार पर वाक्य, ये क्या होता है, ये कहां से आ गया है। और आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखेंगे हम, और फोकस भी हम उसी पार्ट पे करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? बनावट के आधार पर सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं ना कि एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम कह सकते हैं ये नेचुरल है, ये इंग्लिश ग्रामर में नेचुरल है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप। ये आर्टिफिशियल कैसे आर्टिफिशियल है कि ये क्या होता है? बनावट के आधार पर वाक्य। अब आपसे कोई पूछ दे कि बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 3 होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 3 होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, ये इनको क्या बोलते हैं? इन्हें हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। इन्हें हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि ये है नहीं, ये है नहीं। जब हम 2 वाक्यों को जोड़ेंगे, जोड़कर एक बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, जोड़ेंगे, जोड़कर एक बनाएंगे तो एक नया वाक्य बन के आएगा।
जैसे आपके पास दूध है और दूध में डालने के लिए जो उसमें डालते हैं जिससे दही बनती है, दो मिक्स करते तो नई चीज बनती है। तो इस हिसाब से ये देखेंगे आप कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो एक नया सेंटेंस बनेगा। तो वो जब बनेगा तो उसे बनावट ही बोलेंगे ना, बन के आया है, बना रहे हैं हम मिला के, तो इसको बनाएंगे, इसीलिए इसको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस याद रखिएगा। बनावट के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर? तो 3 नए वाक्य बन के आ रहे हैं। कौन कौन? सिंपल सेंटेंस, इनकी हिंदी भी जान लेते हैं। आप लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे कहते हैं हम मिश्रित वाक्य। और ये तीनों इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट सिलेबस। मैं इंटरमीडिएट सिलेबस की बात कर रहा हूं, और दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, दे मस्ट वॉच दिस वीडियोस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें एक एक करके, हम पहले सिंपल पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, यानी कैसे हम वाक्यों को जोड़ेंगे, कौन से रूल को फॉलो करेंगे सिंपल बनेगा, कौन सा रूल फॉलो करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, और कैसा रूल फॉलो करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस पे फोकस करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने सिंथेसिस की परिभाषा समझ आई। ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसकी भी तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए, इसका भी तो कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए ना, सिंपल सेंटेंस में क्या कहलाता है। तो देखेंगे, where there is a subject, where there is a subject and a finite verb is called सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा ही आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में मदद करेगी। अगर आपको परिभाषा अच्छी तरह से, डेफिनेशन अच्छी तरह से याद है, तो जब भी आप 2 या 2 से वाक्यों को कंबाइन करोगे, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, ये स्पष्ट रुक रहा है, ये लाइन ही पकड़ना हमको, अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। बस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, ना तो 2 सब्जेक्ट होंगे ना 2 फाइनाइट वर्ब होंगे। सिंपल सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे, रिमेंबर इस बात को रखेंगे कि हमारा सिर्फ उसमें चाहे जितने भी हमारे 1 2 3 एक सेंटेंस साथ में आ जाते हैं, फिर भी ये हमें एनालाइज करना होगा कि क्या इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। अगर ऐसा है कि एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो समझ जाइएगा कि हमारा रूल सही जा रहा है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, जहां एक ही करता हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। लुक एट हियर, वेयर देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जहां एक ही करता होगी उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और सिंपल सेंटेंस को जानने के लिए एक चीज और जानना है, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट तो समझ में आ रही है, फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? ये क्या है, ये नहीं समझ आ रही। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए, फाइनाइट वर्ब को भी हम मेन वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब, या इसको हेड वर्ब भी कहा जाता है, हेड वर्ब। अब ये हेड वर्ब 2 तरह से, 2 काइंड्स हो जाएंगी, फाइनाइट वर्ब और ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? क्वेश्चन आया दिमाग में? आ रहा है ना कि जब ये डिवाइड हो गया तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ध्यान देंगे हम। फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखेंगे हम। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब
वह क्रिया, रिमेंबर मेरी बात ध्यान सुनेंगे, लिसन, वह क्रिया जिसके ऊपर उसके सब्जेक्ट का और टेंस का प्रभाव पड़ता हो वो फाइनाइट कहलाएगी। फिर से दोहराते हैं, वह क्रिया जिसके ऊपर उसके सब्जेक्ट का और टेंस का प्रभाव पड़ता हो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर? और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि वह क्रिया जिसके ऊपर टेंस या उसके सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे कोई भी टेंसेज हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, डजंट मैटर, वो जैसा वैसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा, जिद्दी है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, भाई हम बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, हम जैसे हैं उसी रहेंगे, वो समझिए वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। यहां दिखाते हैं फाइनाइट वर्ब समझ आ रही है, वह क्रिया जिसके ऊपर सब्जेक्ट का और उसके नंबर का, टेंस का प्रभाव पड़ेगा वो फाइनाइट कहेगी। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहलाएगी? जिसके ऊपर सब्जेक्ट या उसके नंबर, उसके टेंस से कोई मतलब नहीं होता, वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल ऑन संडे। संडेज, he likes reading novel on Sunday। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया मेरा, लाइक्स पसंद करता है, रीडिंग पढ़ना, नोवेल उपन्यास, ऑन संडे रविवार को, वह रविवार को नोवेल पढ़ना पसंद करता है। तो ये लाइक्स हमारी जो हो गई ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कैसे? ये मेरी फाइनाइट वर्ब है लेकिन कैसे? रीडिंग जो मेरी है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कैसे प्रूव क्या है, कैसे क्लियर करेंगे नहीं हाँ ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट कंफर्म हो गया, कैसे? लुक एट इट, ये करता है, ये क्रिया है, ये भी क्रिया है, सब्जेक्ट है, और हमने सोचा कि सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़े, ठीक है, सब्जेक्ट में बदल रहा हूं, आई को मैं, सॉरी ही को मैं आई करता हूं, आई, अब होगा क्या सेंटेंस में? आई लाइक रीडिंग नॉवेल ऑन संडे। अब मैंने सब्जेक्ट ही था उसे आई में कन्वर्ट कर दिया, तो दूसरे सेंटेंस में कहां चेंजिंग मिला? यहां मुझे चेंजिंग मिला, यहां यस लगा हुआ था वर्ब में, यहां वर्ब में यस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहां रीडिंग जैसे पहले थी आईएनजी फॉर्म में, यहां अभी भी आईएनजी फॉर्म में, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक और उदाहरण लेते हैं इसी तरह से, मोहन wants to play cards। यहां देखें, मोहन सब्जेक्ट हुआ, wants चाहता है, प्ले खेलना, कार्ड्स ताश के पत्ते। अब ये देखें, अगर यहां सब्जेक्ट को मैं पास्ट में हम कर दे, टेंस को भी पास्ट में कर दिया जाए, मोहन, अब वांट ने करके हम कर दे रहे हैं वांटेड टू प्ले कार्ड्स। सो हमने क्या नोटिस किया? नोटिस ये किया कि टेंस भी बदल जा रहा है, तो जो फाइनाइट वर्ब हो रही है वो बदल जा रही है, वांट्स वांटेड हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट चला गया है, सिंपल पास्ट में चला गया है, लेकिन ये जो प्ले थी ये अपने उसी फॉर्म में है, यानी ये भी क्या हुई? नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट का या उसके टेंस का या उसके नंबर का प्रभाव पड़ेगा वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब होगी जिसके ऊपर टेंस या उसके सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और एक चीज यहां और नोटिस करना होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है, देखिए दो प्रकार की होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है इन्फिनिटिव और एक होती है जिरंड। अर्थात वर्ब के पहले टू, कंजक्शन कह सकते हैं, प्रीपोजिशन कह सकते हैं इसको, टू लगाने से इन्फिनिटिव हो जाती है, यानी वो क्रिया क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी। नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है, एक इन्फिनिटिव वर्ब होती है, एक जिरंड होता है, एक इन्फिनिटिव होता है और एक जिरंड होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? क्रिया के पहले टू लगाने से, क्रिया के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव होता है, और जिरंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी जोड़ने से,
वर्ब में, क्रिया में आईएनजी जोड़ने से जीरेंड बनता है। क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती हैं। पहला क्या होता है, क्रिया के पहले टू लगाएंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिसे हम सामने देख रहे हैं। और एक होता है जीरेंड, जब हम क्रिया में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। मैंने आपको दो एग्जांपल भी इससे पहले दिखाया था, आप उसे देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। इसकी परिभाषा क्या बताई गई थी कि जहां एक ही कर्ता और एक ही फाइनाइट वर्ब, दैट्स अ मेन, यही मेन रूट है इसकी, मेन जड़ यही है। इसको पकड़ लेंगे, एक ही कर्ता एक ही फाइनाइट वर्ब। बाकी उसमें क्या आना चाहिए, इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए, जिरेंड आ जाए तो ठीक है, लेकिन मेन वर्ब सिर्फ एक ही होनी चाहिए और सब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसमें हम पहला रूल उठाते हैं, use of participle. By using a participle we can combine two or more than two simple sentences into a simple sentence. पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सवाल आपके मन में उठेगा, सर व्हाट इज अ पार्टिसिपल, टेल मी व्हाट इज अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल is a verb, we can say participle is a verb। participle एक क्रिया है, participle एक क्रिया है which is used as a verb and as a adjective in one sentence। participle वह क्रिया है जो एक ही वाक्य में क्रिया और विशेषण दोनों का काम करता है, क्रिया और विशेषण दोनों का काम करता है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर? पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल इज ए वर्ब, एक क्रिया है which is used as a participle and as a adjective in a one sentence। एक ही वाक्य में क्रिया और विशेषण दोनों का काम करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे I saw a broken chair, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी, तो I सब्जेक्ट हो गया, सा फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है, ये मेन वर्ब होगी। और ब्रोकन माने टूटी हुई, चेयर माने कुर्सी। अच्छा, कुर्सी क्रिया क्या है, वो टूटी हुई है, वो होगी ना, टूटना, ब्रेक मींस टूटना, तो ब्रोकन टूटी हुई है, क्रिया हो गई। अच्छा, दूसरा कुर्सी की विशेषता क्या हुई, टूटी हुई है भाई, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मेन पार्ट क्या है, मेन वजह क्या है, वो टूटी हुई है, ये उसकी विशेषता हो गई। तो क्या है, क्रिया का भी काम हुआ, विशेषण का भी काम हुआ। जैसे आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने उड़ती चिड़ियाओं को देखा, तो वहां फ्लाइंग जो है वो क्या डबल काम कर रही है, वो एज ए, देख रहे हैं आप, पार्टिसिपल का काम कर रही है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल के बाद एक सवाल उठेगा, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। पार्टिसिपल 1 2 3 तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वह क्रिया जो क्रिया और विशेषण दोनों का काम करे, वो पार्टिसिपल कहलाएगी। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इन तीनों में से एक एक करके हम सीखेंगे यूज करना, तीनों में से एक एक यूज करना सीखेंगे हम। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है सर? वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आप कहेंगे सर आप गुमराह कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जीरेंड के बारे में कि क्रिया में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है, अब आप बता रहे क्रिया में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड पार्टिसिपल? जीरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको फोकस करें इस चैप्टर पे, क्या डिफरेंस है। जी बिल्कुल सेम डिफरेंस आपके सामने नजर आएगा। बात तो सही है, क्रिया में आईएनजी लगाने से, आईएनजी फॉर्म लगाने से क्या होती है, वो जीरेंड बनती है।
क्रिया में आईएनजी लगाने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है, लेकिन अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जिरेंड, पार्टिसिपल और वर्सेस जिरेंड, पार्टिसिपल और जिरेंड में अंतर क्या है। देखिए इसके भी वर्ब में आईएनजी लगती है, यहां भी वर्ब में आईएनजी लगती है, क्लियर है। पार्टिसिपल में भी आईएनजी लग रही है, जिरेंड में भी क्या हो रही है, आईएनजी लग रही है, लेकिन कैसे जानेंगे कहां जिरेंड है और कहां एग्जैक्टली पार्टिसिपल है। देखिए पहला जो अंतर है इन दोनों में कि जिरेंड किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, जिरेंड किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जिरेंड नाउन का काम करता है, जिरेंड नाउन का काम करता है। और अच्छी बात है, ये बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, जिरेंड के बाद प्राइमरी वर्ब इज या आर, वाज या वर ये आ सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपल के बाद ये नहीं आ सकते हैं। तो अंतर एक साथ डिटेल में बता रहा हूं आपको, जिरेंड सब्जेक्ट बन सकता है, पार्टिसिपल सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जिरेंड नाउन बनेगा लेकिन पार्टिसिपल नाउन नहीं बनेगा। जिरेंड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या वाज आ सकती हैं, लेकिन पार्टिसिपल के बाद इज या आर नहीं आ सकती हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल, उदाहरण के साथ में समझाऊंगा आपको, एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं। यहां देखें, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब यहां रीडिंग, आप खुद बताओ ये रीडिंग क्या है, ये पार्टिसिपल है या जिरेंड है? जिरेंड है, बिल्कुल सही, 100% सही है, ये जिरेंड है। कैसे पता चला कि यहाँ पढ़ना, यहाँ जो पढ़ना वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ब नहीं, ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है, और ये जो आईएनजी देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि ये इसकी क्या है, सब्जेक्ट है, ये पार्टिसिपल नहीं है। पार्टिसिपल क्या होती, आई बॉट अ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आपकी वो पार्टिसिपल आ जाएगी। गोइंग टू मार्केट आई सा अ मैन। अब यहां गोइंग टू मार्केट, इसके बाद देखिए ये तो ना तो नाउन है ना, तो इसके बाद कोई सहायक क्रिया आ रही है, ये तो बता रहा है कि बाजार जाते समय, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि ये तो ना तो नाउन की तरह हुआ है, न ही इसको सब्जेक्ट बनाया गया है, ये एक क्रिया विशेषण के रूप में ही यूज किया जा रहा है। समझ आ रही है अंतर? और इसे अमूमन हम पढ़ते हैं ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वहां स्मोकिंग के बाद इज आ गई, स्मोकिंग क्या हो गया, वो नाउन बन गया, अर्थात वो क्या है, जिरेंड है। वो क्या हुआ, जिरेंड है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी आदत है, तो वॉकिंग आईएनजी लगा, आईएनजी फॉर्म है, लेकिन उसके बाद इज आ रही है, तो वो क्या हो गया, हमारा जिरेंड हो गया। क्लियर हो रहा है? जिरेंड सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, पर पार्टिसिपल कभी भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, और कभी भी उसके बाद इज या वाज नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, क्रिया में आईएनजी लगाने से। अब क्वेश्चन होगा हाउ एंड वेयर, कैसे और कहां प्रयोग करेंगे, कैसे और कहां प्रयोग करेंगे। रिमेंबर, पहला रूल्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एटलीस्ट टू सेंटेंस आर कॉमन, जब दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता एक हो, इक्वल हो, पैरेलल हो, जब दो या दो से अधिक वाक्यों का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, दोनों की जो, जैसे दो सेंटेंस हो रहे हैं मान लीजिए, तो एक काम होगा, एक काम होगा, दोनों के जो वर्क होंगे, जो काम होंगे, उनके बीच में देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, समय का बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन तुरंत होना चाहिए। क्या फार्मूला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां यूज करेंगे, जब दो वाक्यों का कर्ता सेम हो। ओके, वेरी गुड। दूसरा क्या है कि दोनों की क्रियाओं में देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, समय का अंतर ना हो, बल्कि दोनों की जो एक्टिविटीज हो रही हो वो एक्शन रिएक्शन क्या होनी चाहिए,
तुरंत होना चाहिए, ज्यादा समय का गैप नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। सेंटेंस उठाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बिना एग्जाम्पल के कंपाउंड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल उठाते हैं। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल जो अमूमन आपकी किताबों में दिया रहता है। रमेश saw a lion. He ran with fear. ओके, दो सेंटेंस मेरे सामने है। रमेश saw a lion. He. अब आप अगर थोड़ा सा बिगिनिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्टर है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे सर आप तो कह रहे थे कि सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, यहाँ तो रमेश है यहाँ तो ही है, अंतर हो गया। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ही जो है वो रमेश का प्रोनाउन है। अब जब रमेश ने एक लायन, एक शेर देखा, वह भाग गया, तो कौन भागेगा? वह कोई और है? रमेश ही तो है ना। तो हाँ, ये नाउन है और ये उसका प्रोनाउन है, तो दोनों सेम हो गए। ओके, कंफर्म कंफर्म। अब उनकी क्रिया को देखने की क्या गैप हो रहा है। रमेश सा अ लायन, रमेश ने एक लायन देखा, एक शेर देखा। ही रैन अवे। अच्छा ये बताइए, वो भाग गया। कभी ऐसा होता है कि हम शेर देखेंगे, अच्छा मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, शेर देखा, ओके ओके अब मैं जा रहा हूँ भागने, ऐसा होगा? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। एक्शन जैसे हमने देखा नहीं कि हम भागना शुरू कर देंगे, तुरंत होगा इसका रिएक्शन। ठीक है ना? तो गैप ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अब कैसे कंबाइन करेंगे, हाउ टू कंबाइन, ये देखेंगे कि जो काम पहले होगा, बताइए पहला काम कौन सा हो रहा है। कमेंट करिए, कमेंट में बता दीजिए पहला काम कौन सा हो रहा है। पहला काम भागना और देखना होगा। देखेगा, भागेगा, भागे तब देखेगा, देखना हो रहा है ना। तो जो काम पहले होगा उसी वर्ब को हम सबसे पहले इसके फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। सा का फर्स्ट फॉर्म सी, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, सीइंग और लायन, पुट अप कामा यहाँ देंगे। और ही चूंकि रमेश के लिए आया, रमेश नाउन है, तो यहां लिखेंगे रमेश रैन विद फियर। क्लियर है? और आईएनजी लगाने से इसका जो अर्थ निकलेगा वह करके या हुए। जैसे सिंगल लायन, एक शेर देख कर, आगे ना करके या हुए आता है, तो सिंगल लायन, एक शेर देखकर रमेश भाग गया। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चेक करते हैं। ये सिंग क्या है? ये मुख्य क्रिया है, फाइनाइट वर्ब है? नहीं नहीं, ये फाइनाइट वर्ब नहीं, तो पार्टिसिपल है। ओके, अलायन ये तो ऑब्जेक्ट है। रमेश एक ही सब्जेक्ट हुआ, रैन भाग गया, एक ही फाइनाइट वर्ब हुई। इट्स प्रूफ, ये सिद्ध हो जाता है कि यह सिंपल सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट देखते हैं थोड़ा सा जल्दी में। कभी कभी इसमें एक और रूल आ जाते हैं, जैसे मिस्टर गुप्ता was tired. Okay, he took a rest. He took a rest. मिस्टर गुप्ता was tired. मिस्टर गुप्ता थके हुए थे. He took a rest. उन्होंने आराम किया. अब मिस्टर गुप्ता यहां देखेंगे कि जब हम प्राइमरी वर्ब हमारी is, am, are, was, were बी क्रिया के रूप होते हैं। ये क्या होते हैं?